हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ आज। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, टाइप्स क्या है, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का भी डिस्कस किया था विच इज साई। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो साइज या शेप जो दी गई ऑर्बिटल्स की वो किस बेस पे दी गई है, किस टाइप से एक्सप्रेस किया गया है उनको। यानी कि आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन की, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। साई एक मैथमेटिकल टूल्स है, ये मैथमेटिकल टूल है जो एक्सप्रेस करता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर टाइप वेव टाइप है तो पॉजिटिव टाइप का है या नेगेटिव टाइप का, एक एम्पलीट्यूड है। लेकिन साई का स्क्वायर हम कर देते हैं तो विच इज फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है, साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। और मैंने ये भी बता दिया कि साई स्क्वायर पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि साई पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन की। टॉपिक ले रहा हूं मैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन। And probability distribution curves। ये दोनों टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि साई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है जो न्यूक्लियस के बाहर मिलेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, यानी मैक्सिमम होगी, उसी को हम नाम देंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेव फंक्शन में हम दो टाइप के वेव फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक ही वेव फंक्शन से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मींस ऑर्बिटल वेव फंक्शन इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से, ऑर्बिटल वेव फंक्शन आर, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई से ही। It depends upon two wave functions। ये दो वेव फंक्शंस पे डिपेंड करेगा। वन इज रेडियल वेव फंक्शन एंड सेकेंड इज एंगुलर वेव फंक्शन। Radial wave function represented by R, N, L and R। R डिस्टेंस पे मीन्स न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r पे रेडियल वेव फंक्शन क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजिमुथल क्वांटम नंबर l पे डिपेंड करता है। यानी किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस लिया हमने r, उस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है या नहीं, उस पे वेव फंक्शन क्या आ रहा है, वो उसकी प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जबकि एंगुलर वेव फंक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन को मैं नोट कर रहा हूं यहां से y से, विच डिपेंड्स अपॉन l एंड ml, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एंड थीटा एंड फाई की दो एंगल हम यूज कर रहे हैं, जिस एंगल पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है या नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी स्फीयर के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्फीयर में देखेंगे तो एंगल चेंज कर करके देखना पड़ेगा। चारों तरफ देख रहे हैं हम, एक तो रेडियल डिस्टेंस पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस पे है कि नहीं पॉसिबिलिटी, और एक हम चारों तरफ देख के एंगल को चेंज करके देखते हैं। तो एक दूसरा वेव फंक्शन भी यूज कर रहे हैं विच इज एंगुलर वेव फंक्शन। यानी कि जो आर है वो डिपेंड करेगा इन दोनों पे, मीन्स आर और साई दिस इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन। दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। यानी कि आर एंड साई
आर को हम साई से भी नोट कर रहे हैं, आर मतलब हम साई अभी तक नोट कर रहे थे विच इज ऑल्सो आर, हम उसको आर से नोट कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू आर एन एल एंड आर मल्टीप्लाई बाई साई और वाई एल एम एल एंड थीटा एंड फाई। दो एंगल यूज किए हैं, ये इसका रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का, और ये इसका एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह तो रुका हुआ नहीं है, उसको फाइंड करना है तो एक आर डिस्टेंस पे हम कर रहे हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन उसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मिल सकता है, उसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मिल सकता है, उसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे। ये तो जो वेव फंक्शन आएगा वो तो है रेडियल, और उसके साथ साथ हम स्फीयर में देखें आर डिस्टेंस पे, इस पे देखा हमने, इस पे देखा, इस पे देखा, इस पे देखा, उसी आर डिस्टेंस पे। तो हमने यहाँ से एंगल बनाए हैं कोऑर्डिनेट से, जो कल बताया था एक्स वाई जेड और कोऑर्डिनेट बताए थे, उन कोऑर्डिनेट से हमने एंगल बनाए हैं, और उन एंगल्स को हमने यूज किया थीटा एंड फाई, और उस टाइम जो वेव फंक्शन मिलेगा विच इज एंगुलर वेव फंक्शन, और दोनों पे डिपेंड करेगा, इस टाइप से डिपेंड करेगा, वो बताया तो कि सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है, यहां पे ये कोऑर्डिनेट है x, ये कोऑर्डिनेट है z, और ये कोऑर्डिनेट हमने यूज किया है y, 3D के अंदर लिया है मैंने। इलेक्ट्रॉन हमारा यहां है, इससे आगे यहां पे, ना तो वो x एक्सिस पे है, ना वो y पे है, और ना ही वो z एक्सिस पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हमें यहां से कुछ एंगल भी लेने पड़ेंगे। तो सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इससे r डिस्टेंस पे यहां पे प्रेजेंट है, और ये डिस्टेंस हमने यूज कर ली r, आगे प्रेजेंट है ये, यानी कि यहां से अगर मैं इसको 3D के अंदर दिखाऊं तो इस टाइप से आ जाएगा। ये कंपोनेंट्स यूज होंगे। यहां पे मैंने एंगल बना लिया 90 डिग्री का, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में 90 डिग्री का एंगल है ही, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो ना तो x पे प्रेजेंट है, ना y पे प्रेजेंट है, और ना ही z पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ पे है? इससे आगे प्रेजेंट है, मीन्स x उधर गया, z यहाँ है, और ये यहाँ, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, x, z और y, ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको यहाँ पे यूज किए हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये वाला जो x, y और z हमने यूज किया है, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। x, y, z यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो मैंने आपको उसमें बता दिए थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, विच इज ये एंगल थीटा यूज किया है हमने, और ये एंगल फाई यूज किया है, थीटा और फाई दोनों एंगल प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r साइन थीटा कोस फाई, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, विच इज r साइन थीटा साइन फाई, ये डिस्टेंस आ रही है, ये r साइन थीटा है, और ये डिस्टेंस है ये r कोस थीटा है। मैथमेटिकली कंसीडर कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन इधर है, इसकी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास थीटा, फाई और r थीटा एंड फाई, ये तीन कोऑर्डिनेट्स और यूज हुए यहाँ पे, विच आर कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक्स, वाई और जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज किए गए थे, वो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए थे कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या होगा। अब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल के लिए हमें थीटा और फाई दोनों यूज करने पड़ेंगे, और आर डिस्टेंस भी यूज कर रहे हैं। तो आर, थीटा और फाई ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं, इनको अगर इंक्लूड कर देते हैं एक्स, वाई, जेड की जगह, इनको अगर हम पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जो एक्स डिस्टेंस आ गई, एक्स डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, आर
साइन थीटा कोस फाई, मैंने यहाँ बता दिया। y जो डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है इसकी, विच इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड साइन फाई, और जो z डिस्टेंस है विच इज r कोस थीटा। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं तो विच इज आर स्क्वायर, इन तीनों से आ जाएगा। यानी कि हम एक्स वाई और जेड पे तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, आर थीटा और फाई विच आर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑर्बिटल के लिए। तो ऑर्बिटल के लिए हमें ऑर्बिटल वेव फंक्शन मिलेगा उससे, इसलिए ऑर्बिटल के लिए हम इन तीनों कोऑर्डिनेट को, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे उनको हटा के जब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल के डायग्राम के अकॉर्डिंग या ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और वो वैलिड भी है क्योंकि प्रैक्टिकली उस थिंकिंग देखी गई है। तो इस तरह से किसी एटम के अंदर, एटम के स्पेस में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करना है और वहां पे ऑर्बिटल के वॉल्यूम को भी देखना है, तो हमें ये कोऑर्डिनेट भी यूज करने पड़ेंगे। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन में सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं रेडियल वेव फंक्शन। जिसको हम साई या फिर आर से नोट कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेव फंक्शन में। रेडियल वेव फंक्शन के लिए किस टाइप की ग्राफ आएंगी, प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहा हूं मैं। Probability distribution curves. Number first, the curve between R, radial wave function, and R, radial distance. आर इज साई है, साई पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल है, उसी टाइप से ये न्यूक्लियस है, ये 2s ऑर्बिटल है, उसी टाइप से ये न्यूक्लियस है, ये 3s ऑर्बिटल है। यानी कहने का मतलब है ये 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 3s ऑर्बिटल है। स्फेरिकल, मैंने आपको बताया कि 1s के अंदर कोई नोड नहीं होती, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ ये 1s आ गई, ये एक नोड आ गई इन दोनों के बीच में, ये 2s ऑर्बिटल के लिए लिया है, ये मैंने 1s के लिए लिया है, और ये मैंने 3s के लिए लिया है। 3s में 2 नोड होगी, एक ये और एक ये, 2 नोड है इसमें। कहाँ पे है वो आपको बता ही दिया मैंने। अगर इन तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो 1s के लिए साई की जगह मैं r पुट कर सकता हूँ, साई पुट कर दिया हमने, या फिर हम यहाँ पे r भी पुट कर सकते हैं। और रेडियल डिस्टेंस r, दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यहाँ से न्यूक्लियस से हम चल रहे हैं, न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस पे चलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है 1s के केस में। तो उस कंडीशन में साई की वैल्यू यहाँ ज्यादा मिलेगी और एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ टच हो जाएगा। ये किसके लिए लिया मैंने ग्राफ, 1s के लिए। इसी टाइप से अगर 2s के लिए लेते हैं ग्राफ को तो साई मींस r एंड स्मॉल r के बीच में जो ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा, पहले 1s के लिए आएगा, उसके बाद एक नोड आ जाएगी और फिर 2s। और मैंने ये भी बताया था कि 1s में जो फंक्शन होता है 2s में जाके वो बदल जाता है। यानी फंक्शन इस टाइप से आएगा, ये 1s के लिए हो गया और ये 2s के लिए हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया 2s के लिए। अगर 3s के लिए देखते हैं तो रेडियल डिस्टेंस में चलेंगे तो 2 नोड आएंगे, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर बदल जाएगा। यानी 3s के लिए ग्राफ इस टाइप का आएगा, साई और रेडियल डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ 3s के लिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये तो था कि हम किस टाइप से r या साई के बीच में ग्राफ प्लॉट करें।
स्मॉल आर और साई के बीच में हम किस टाइप से ग्राफ प्लॉट करें। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे साई की वैल्यू ज्यादा रहती है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद साई की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती है फॉर 2s, 3s के लिए फिर ये पॉजिटिव आ जाएगी। मींस साई एक फंक्शन हो गया इस टाइप का, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई यूज किया गया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल्स के लिए सिग्निफिकेंस है साई स्क्वायर का, जहां पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो दूसरा जो कर्व हम यूज कर रहे हैं सेकंड पे, वो बिटवीन आर स्क्वायर मीन साई स्क्वायर एंड आर रेडियल डिस्टेंस। तो ये तो साई और आर के बीच में, रेडियल डिस्टेंस के बीच में ग्राफ थे। यहां पे अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे क्या हो गई, नोड हो गई। इसमें देखें तो एक नोड ये और एक नोड ये दो नोड हो जाएंगे। सेकेंड ले रहा हूं मैं, प्लॉट बिटवीन आर स्क्वायर या साई स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम साई स्क्वायर से नोट कर सकते हैं। यहां पे इसको मैं नाम दूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड आर वही रेडियल डिस्टेंस। वन एस के लिए लेते हैं तो वही कंडीशन रहेगी, लेकिन आर स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं लिया है आर स्क्वायर और यहां पे रेडियल डिस्टेंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1s तो सरफेस से स्टार्ट होगा, ये वाली कंडीशन आएगी किसके लिए, 1s के लिए पॉजिटिव रहेगा। इन केस ऑफ 2s, साई स्क्वायर या आर स्क्वायर और रेडियल डिस्टेंस में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। 2s में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, और 2s के लिए 1s भी छोड़ दिया हमने। 2s में थोड़ा सा डिस्टेंस से जाके ये स्टार्ट होगा और इसमें एक छोटी पीक बनेगी और एक बड़ी पीक बनेगी। ये 2s के लिए होगा। इन केस ऑफ 3s में दो पीक बनेगी, साई स्क्वायर या आर स्क्वायर और आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस टाइप से दो पीक बनेंगे, इसमें 3 पीक्स हो जाएंगे। ये 3s के लिए। तो ये एक नोड आ गई है, ये नोडल सरफेस है और इसमें ये दो नोड्स हैं। नोड्स वो है जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी वहां पे क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ये 2s के लिए, ये 1s के लिए और ये 3s के लिए। 3s के लिए कितनी नोड हो जाएंगी, 2 नोड हो जाएंगी। 2s के लिए एक नोड रहेगी। अगर हम इसी को 2p के लिए कंसीडर करते हैं तो 2p के लिए इस टाइप से ग्राफ आएगा कि यहाँ पे हम साई स्क्वायर यूज कर रहे हैं या फिर आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस। तो मैंने आपको बता रखा है कि 2p इस टाइप से होगा, या तो px होगा या py होगा। रेडियल डिस्टेंस पे चल रहे हैं तो शुरुआत में तो बढ़ेगी और लास्ट में घट जाएगी, बीच में मैक्सिमम बनेगा तो मैक्सिमम इस टाइप से बनेगा और लास्ट में कम हो जाएगा। अगर 3p के लिए हम बात करें तो 3p के अंदर इसी से ऊपर था p ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे एक नोड मिलेगी और आगे चलेगा। तो 3p के लिए उसी टाइप से ग्राफ आएगा जिस टाइप से 2s के लिए था। यहाँ साई स्क्वायर यूज किया हमने और यहाँ रेडियल डिस्टेंस थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, ये 3p के लिए, यानी दो पीक बनेंगी 3p में। एक छोटी पीक होगी और एक की हाइट ज्यादा होगी। ये किसके लिए यूज किया मैंने, 3p के लिए। यानी कि s 1s से स्टार्ट होता है तो 1s में सीधा एक आएगा, 2s में दो पीक बनेंगी, 3s में 3 पीक बनेंगी, 4s में 4 पीक बनेंगी, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है 1s से। लेकिन अगर p देखते हैं तो p 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p के अंदर केवल एक पीक बनेगी क्योंकि स्टार्ट वहां से हुआ है। 3p के अंदर 2 बन जाएंगी, 4p के अंदर 3 पीक बन जाएंगी, 5p के अंदर 4 पीक बनेंगी। इसी टाइप से हम d को स्टार्ट करें तो d 3d से स्टार्ट होता है, तो 3d के लिए एक ही पीक बनेगी, 4d के लिए 2 पीक होंगी और 5d के लिए 3 पीक होंगी। इसी टाइप से अगर f के लिए हम स्टार्ट करें तो f के लिए क्या होगा, f 4f से स्टार्ट होता है तो 4f में केवल एक पीक होगी,
क्योंकि वहां पे नोडल प्लेन नहीं होगा। लेकिन 4f की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, यानी कंपेयर अगर हम करें तो 1s के लिए साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ इस टाइप का होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। 2p के लिए ग्राफ इस टाइप का होगा, साई स्क्वायर और r के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है। और 3d के लिए साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3d से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ गई, ये 3d के लिए हुआ। यानी 2p और 3d में पीक तो एक ही बन गई, लेकिन उस कंडीशन में इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा रहेगी और डिस्टेंस कम रहेगी। इसी टाइप से 4p की अगर बात करें 4f की, सॉरी, तो 4f भी स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो साई स्क्वायर और r के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा और आगे से होगा, पीक एक ही बनेगी। यानी कि 1s तो इस टाइप से है, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है, तो उस कंडीशन में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 2p में एक पीक बनती है, क्योंकि p 2 से स्टार्ट होता है, d 3 से स्टार्ट होता है तो एक पीक बनती है, f 4 से स्टार्ट होता है तो एक पीक बनेगी। यानी 4f में एक पीक होगी तो 5f में दो पीक होंगी, तो एक मिनिमा आएगा, उसमें मिनिमा जो आ रहा है वो नोड होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम 5f की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5f 4f से स्टार्ट होता है, तो साई स्क्वायर और r के बीच में एक मिनिमा होगा जो कि बहुत आगे से स्टार्ट होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, और एक मैक्सिमा होगा, ये 5f के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि हम अगर 4f की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 4f न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, फाइंडिंग पॉसिबिलिटी फिर बढ़ती जाती है, फिर एक मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा हो जाता है। 5f में जहां पे 4f बना हुआ था, वहीं पे एक बहुत छोटा पीक आता है, उसके बाद एक नोड आ जाता है, एक नोड हो गया, और नोड के बाद एक मैक्सिमा हो आता है जो बड़ा होता है। यानी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, एक बीच वाले में ज्यादा होगी और लास्ट में फिर 0 हो जाएगी। तो इस टाइप के ग्राफ आएंगे, इसके बीच में r स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल डिस्टेंस के बीच में, और भी कंसीडर करेंगे इसको आगे हम। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। represented by 4 pi r square dr and r square। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे r स्क्वायर dr एंड r स्क्वायर से। आएगा कैसे कि सपोज करो न्यूक्लियस है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस पे चल रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस पे साई के साथ r को प्लॉट किया हमने, या फिर साई स्क्वायर के साथ r को प्लॉट किया। लेकिन जो एटम होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो हम स्फीयर में देखेंगे कि न्यूक्लियस को सेंटर मानते हुए, या न्यूक्लियस के सेंटर को सेंटर मानते हुए कंसेंट्रिक हम वॉल्यूम्स यूज करेंगे, स्फीयर यूज करेंगे, जिनका वॉल्यूम बहुत कम होगा, बहुत कम वॉल्यूम, फिर उससे ऊपर दूसरा स्फीयर उसमें, फिर उससे ऊपर दूसरा स्फीयर उसमें, डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर हम फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। तब हमारे पास आइडिया आएगा ऑर्बिटल का, कि चारों तरफ ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट कैसे और ऑर्बिटल की शेप क्या है। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं। ये कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक वॉल्यूम ये ले लिया जिसमें हमने कंसीडर कर लिया, फिर इसके बाद ये वॉल्यूम ले लिया जिसमें हमने कंसीडर कर लिया, मतलब वॉल्यूम हम डीवी स्मॉल डीवी बहुत कम वॉल्यूम है, वैल्यू इसकी बहुत कम है, जिसमें रेगुलर चेक करते जा रहे हैं। कंसेंट्रिक वॉल्यूम्स के अंदर हम चेक करते चलेंगे, तब हमारे पास वो आइडिया आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का किस टाइप से और किस टाइप से ऑर्बिटल बना हुआ है। तो इसके लिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज r स्क्वायर इंटू dv, जिस वॉल्यूम में हम उसको चेक कर रहे हैं। r स्क्वायर तो वही है साई स्क्वायर की, रेडियल डिस्टेंस कितनी थी उसको हमने साई स्क्वायर चेक किया, लेकिन पूरे स्फीयर में किया तो हमने कितना वॉल्यूम वहां पे यूज किया, विच इज dv। इसको हम dv को कंसीडर करके इसमें पुट कर देंगे। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये एक r डिस्टेंस का एक स्फीयर बना हुआ है, यानी इसकी रेडियस r है, और इसके बाहर एक dv वॉल्यूम का एक और स्फीयर बना रखा है हमने, जिसमें हम पूरा चेक कर रहे हैं इसको, यानी डिस्टेंस इज dr।
देन व्हाट इज द डीवी? डीवी इज या वॉल्यूम ऑफ आउटर मतलब वॉल्यूम ऑफ डीआर, डीआर का वॉल्यूम निकालना है तो डीवी विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। इस वॉल्यूम को हमें चेक करना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, dr है। उस वॉल्यूम को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बाहर वाले का वॉल्यूम कितना है माइनस में अंदर वाले का वॉल्यूम कितना है, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर कितना हो गया, 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर प्लस डी आर क्यूब, आर प्लस डी आर क्यूब उसकी रेडियस ये थी, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इनर स्फीयर की वॉल्यूम ये हो गया, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको ओपन कर देंगे, क्यूब है आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस में 3 आर स्क्वायर डी आर प्लस में 3 आर डी आर स्क्वायर, ये ओपन हो गया, और माइनस में 4/3 पाई आर क्यूब। और आगे कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डीआर डिस्टेंस हमने बहुत कम लिए हैं, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में हम चेक करते जा रहे हैं ताकि हमें ऑर्बिटल का आइडिया आ जाए कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। चारों तरफ न्यूक्लियस के कंसेंट्रिक लेते हुए हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो डीआर की वैल्यू बहुत कम है, तो डीआर का जब क्यूब होगा तो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। इसी टाइप से डीआर का स्क्वायर होगा तो भी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। मीन्स डीआर इज वेरी लेस देन डीआर क्यूब एंड dr स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। इनको हमने 0 यूज कर लिया, यानी कि इसको भी 0 यूज कर लिया और इसको भी हमने क्या यूज कर लिया, 0 यूज कर, नेग्लिजिबल कर लिया और हटा दिया। देन फिर क्या जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हटाया एक तो हमने, एक इसको हटा दिया, प्लस 3 आर स्क्वायर डी आर और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद इसको आगे लिख रहा हूं मैं इधर, ये आपके पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आर स्क्वायर डी आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये डीवी की वैल्यू आ चुकी है, इससे ये कैंसिल हो गया। देन डीवी विच इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर डी आर, 4 आर स्क्वायर डी आर इज डीवी एंड आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई था ही। देन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर फंक्शन विच इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ हमें चारों तरफ का आइडिया देगा स्फीयर्स के अकॉर्डिंग, कि स्फेरिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फीयर्स में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या थी, और उस आइडिया से हमें इस चीज का आइडेंटिफिकेशन होगा कि ऑर्बिटल जो था उसकी स्ट्रक्चर क्या थी। तो अब जो ग्राफ है वो रेडियल डिस्टेंस ग्राफ बिटवीन radial distance r and 4 pi r square dr r square, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे which is probability density distribution function। ग्राफ वैसा ही आएगा जैसा ग्राफ साई स्क्वायर और r के बीच में हमने, साई स्क्वायर और स्मॉल r के बीच में हमने प्लॉट किए हैं। ग्राफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि चारों तरफ उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इन केस ऑफ 1s यहाँ पे मैंने ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर और यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस ले ली। तो 1s के केस में ये ग्राफ इस टाइप से आएगा, 1s के केस में ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो 1s के केस में साई स्क्वायर के केस में क्या था कि सरफेस पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे नहीं आएगा। और जो इसका जो पीक आता है, मैक्सिमम आता है, वो न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का सेंटर यूज किया है, न्यूक्लियस से ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पीक आता है विच इज 52.9 पिकोमीटर 1s के केस में, जो कि बोर के मॉडल था जिसमें 5 to 9 एंगस्ट्रॉम था, फर्स्ट बोर ऑर्बिट।
उसके इक्वल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि बोर्ड ने तो ये बता दिया था पर्टिकुलर इसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रहता है, पर्टिकुलर इसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये बताती है कि पर्टिकुलर इसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इससे पहले और इससे आगे भी अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मिलती है। लेकिन इस पे पीक आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इसी डिस्टेंस पे होती है। तो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग ये सही था। इन केस ऑफ 2s, अगर 2s के लिए देखते हैं हम 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर, तो r के बीच में ग्राफ तो इस टाइप से एक आती है, एक पीक पहले आएगी जो कि छोटी होगी और एक बड़ी पीक आएगी। ये 2s के लिए है। यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है 2s ऑर्बिटल की वो बोर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, ये आती है 270 पिकोमीटर, मीन्स 2.7 एंगस्ट्रॉम। ये आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आती है 2.7 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम 2p की बात करें, 2p के केस में 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर, इसमें और r रेडियल डिस्टेंस में जो ग्राफ आता है उसमें एक ही पीक बनेगी, वो बता दिया मैंने आपको, वो इस टाइप से होगी। लेकिन यहां से जो डिस्टेंस आती है 2p की, वो डिस्टेंस आती है 210 पिकोमीटर, मीन्स 2.1 एंगस्ट्रॉम, जो कि 2s से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस से 2s की डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूक्लियस से 2s की डिस्टेंस ज्यादा है बजाय किससे, 2p से, क्योंकि 2p का 210 पिकोमीटर है, उसका 270 पिकोमीटर है। लेकिन फिर भी 2s की एनर्जी कम होती है 2p से। उसका एक रीजन है कि इसमें दो मैक्सिमा बनते हैं। तो एक मैक्सिमा ये बनने की वजह से क्या है, यहाँ पे तो नोड आ गया, एक मैक्सिमा ये बनने की वजह है कि कुछ टाइम स्पेंड जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक भी करते हैं, न्यूक्लियस के पास में भी कुछ टाइम वो स्पेंड करते हैं। और कुछ टाइम स्पेंड करने की वजह से डिस्टेंस तो उसकी ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम वो न्यूक्लियस के पास स्पेंड करते हैं, इसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी कम होती है। तो 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, लेकिन 2p की डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2s की बजाय कम होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं इस चीज को कि अगर आपसे पूछा जाए, ये जनरल क्वेश्चन है जो एडवांस आईआईटी में पूछा गया है कि डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2p की ज्यादा होती है 2s की ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2s की ज्यादा होती है बजाय किससे, 2p से। लेकिन फिर भी 2s की एनर्जी कम होती है 2p से। उसका रीजन ये है कि इसमें दो मैक्सिमा बन रहे हैं। तो एक जो मैक्सिमा बन रहा है जो अंदर की तरफ बन रहा है, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ टाइम अपना न्यूक्लियस के नजदीक स्पेंड करते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास स्पेंड करते हैं। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास स्पेंड कर रहे हैं वो, इसका मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स जो 2s में है उस पर ज्यादा होगा बजाय किसके, 2p से। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, इफेक्ट है, लेकिन 2p की डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2s से भी कम होती है। इसमें 270 पिकोमीटर है, इसमें 210 पिकोमीटर है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। कर्व से सिमिलरली उसी टाइप से आते हैं जैसे साई स्क्वायर और आर का कर्व थे। कर्व में कोई डिफरेंस नहीं होता कि 1s का कर्व चेंज होता है यहाँ पे भी ये अकॉर्डिंग टू बोर का मॉडल था, उसी के अकॉर्डिंग आई है। लेकिन बोर ने बताया था कि पर्टिकुलर इसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बता रहा है कि पर्टिकुलर इसी डिस्टेंस पे नहीं करता, इससे आगे और पीछे भी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है उसकी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम होती है इस डिस्टेंस पे, जो कि बोर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर देखें तो 2s के लिए दो मैक्सिमम आएंगे, 2p के लिए केवल एक मैक्सिमम आएगा, सिमिलरली साई स्क्वायर के उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 2p की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होती है बजाय किससे, 2s की डिस्टेंस से। फिर भी 2s की एनर्जी कम होती है 2p से। रीजन की दो मैक्सिमा आ रहे हैं, इसका मतलब एक मैक्सिमा जो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इस वजह से अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से 2s की एनर्जी कम हो जाती है 2p से। तो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं एंगुलर वेव फंक्शन की। एंगुलर वेव फंक्शन हम थीटा और फाई से लेंगे,
और एंगुलर वेव फंक्शन डेंसिटी इसके स्क्वायर से मिलेंगे हम मोड ऑफ थीटा एंड फाई एंड स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब एस ऑर्बिटल हम देखते हैं तो एस ऑर्बिटल में थीटा और फाई का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। किसी भी थीटा पे, इस एंगल पे भी, इस थीटा एंगल पे भी, इस थीटा एंगल पे भी, इस थीटा एंगल पे भी, इस पे भी, इस पे भी, किसी भी एंगल पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होती है। इसका मतलब थीटा पे वहां पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो न्यूक्लियस है, लॉब्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंगल चेंज करते हैं, यानी ये एंगल ले लिया हमने इससे, कार्टेशियन से, तो यहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन ये एंगल ले लिया तो फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होगी इसकी कुछ, ये एंगल लिया तो और बढ़ जाएगी, ये एंगल लिया तो और बढ़ जाएगी, ये एंगल लेंगे तो फिर घट जाएगी, और ये एंगल लेते चलेंगे तो फिर। और रेगुलर हम चारों तरफ देखेंगे इसको, तो पहले फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 रहती है, फिर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाते जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे 0 आ जाती है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। यानी थीटा को हम चेंज करते हैं तो यहाँ फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किस टाइप के हैं, डम्बल शेप है। इसी टाइप से हम ये पी ऑर्बिटल की बात की मैंने, डी ऑर्बिटल थे, ये डायरेक्शनल था। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें हम, तो डी ऑर्बिटल सपोज करो ये लिया है मैंने, 4 लोग होती हैं, ये बता रखा आपको, इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो उस कंडीशन में यहां से हम चलेंगे तो ये थीटा चेंज करते जा रहे हैं, फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है, यहाँ 0 हो गई, नोड मिल गया, फिर यहाँ पे थीटा चेंज, यहाँ से थीटा बढ़ाते जा रहे हैं इसे, तो उस कंडीशन में फिर से हम थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर मिलने लगा। उसके बाद थीटा बढ़ाया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं उधर से, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ने लगा, फाइनली थीटा उधर से ही चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, उसके बाद फिर थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा, और लास्ट में फिर कम हो गया। इस टाइप से इसमें हम देखते हैं कि चारों तरफ जब घूम के थीटा को चेंज कर करके हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक फिक्स रेडियल डिस्टेंस पे मैक्सिमम आता है, फिर 0 आ जाता है, फिर मैक्सिमम आता है, फिर 0 आ जाता है, फिर मैक्सिमम आता है, फिर 0 आ जाता है। तो इस टाइप से लॉब्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर 4 लोब हैं, पी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लोब हैं। यानी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी पी ऑर्बिटल्स की किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है या किसी एंगल के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों ही कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जबकि एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं है। हम न्यूक्लियस से चल रहे हैं तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते चेक करते हुए जाते हैं, तब हमें लोब्स का आइडिया आता है, विच इज एंगुलर वेव फंक्शन, जिन्हें थीटा और फाई को डिनोट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की। कि आपको दे दिया गया कि L is 2 किसी ऑर्बिटल के लिए, फॉर ऑर्बिटल L is 2, L2 है, then which graph is possible if L is 2 and N is 3। अगर L2 है और N 3 है और ग्राफ दिए गए आपको, ये यहाँ पे दे दिया 4 पाई स्क्वायर डी आर स्क्वायर एंड साई, आर के बीच में, यहाँ पे आर की जगह साई भी यूज कर सकते हैं हम। ये 3 ग्राफ है, आपसे कह दिया गया कि NS3 है और LS2 है, तो कौन सा ग्राफ उसके लिए सही है। तो पहले आप देखोगे यहाँ पे कि N कितना है, 3 है, और L2 है, यानी 3D के लिए आपको देखना है। और मैंने आपको बताया कि D 3 से ही स्टार्ट होती है, देन आपको पता है कि यहाँ पे 1 मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है, 4D में एक नोडल प्लेन मिलेगा।
तो हम इस ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं कि एक मैक्सिमा है इसके अंदर, ये 3D के लिए हो सकता है। इसी टाइप से यही ग्राफ 1s के लिए हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, 2p के लिए भी हो सकता है, 4f के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैंने यह बताया कि डिस्टेंस, अगर दो का कंपैरिजन करना है तो डिस्टेंस देखोगे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वैसे ही आगे चलता रहेगा। यानी 4f के लिए ज्यादा डिस्टेंस होगी, 3D के लिए उससे कम होगी, 2p के लिए उससे भी कम होगी और 1s के लिए उससे भी कम होगी। इसी टाइप से ये ग्राफ अगर देखें तो ये ग्राफ किसके लिए आपको कह दिया गया है कि अगर ये NS3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है 3 है, तो आपको दो पीक चाहिए, L भी दिया हुआ हो सकता है, तो NS3 और LS2 के लिए तो यही ग्राफ हो गया, एक ही पीक आएगी। यहाँ पे दो पीक आ रही है तो किस किस के लिए हो सकता है, यानी ये ग्राफ सही है इसके लिए, बाकी ये 1s के लिए भी हो सकता है, 2p के लिए भी, 4f के लिए भी, यानी कि N1 एंड L0 के लिए भी ग्राफ हो सकता है, N2 एंड L1 के लिए भी ग्राफ हो सकता है, N4 एंड L3 के लिए भी ग्राफ हो सकता है 4f के लिए। लेकिन इस ग्राफ को देखें तो किसके लिए हो सकता है, दो पीक आ रही है, दो पीक आ रही है तो ये 2s के लिए हो सकता है क्योंकि उसमें दो पीक होंगी, या फिर ये 3p के लिए हो सकता है, 3p, 4d और 5f के लिए ग्राफ हो सकता है। आपको गिवन होगा कि किसके लिए है, अगर n की वैल्यू गिवन है तो आप पीक से पहचान जाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसके लिए हो सकता है। इसमें एक नोडल प्लेन है, इसमें कितने नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन है। इसका मतलब ये 3s के लिए हो सकता है, 4p के लिए हो सकता है, दो नोडल प्लेन आएंगे, 5d के लिए हो सकता है एंड 6f के लिए ग्राफ हो सकता है। तो इस टाइप से हम ग्राफ को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके लिए हो सकता है। अगर आप कंपेयर करें 2s, 3p, 4d और 5f, चार ग्राफ दिए हुए हों और दो दो पीक हो सब में, तो कंपेयर करना है तो आपको डिस्टेंस देखनी है। 5f के लिए डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, रेडियल डिस्टेंस, 4d के लिए रेडियल डिस्टेंस कम होगी, 3p के लिए और भी कम होगी और 2s के लिए और भी कम होगी। रेडियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे। कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। सपोज करो कि इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें द वेव फंक्शन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन इस टाइप से गिवन है। तो एक बहुत बड़ी चीज आपको दिखाई देगी, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है इनको सोल्व करने का। ये 2s इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, साई की वैल्यू है। यानी साई जो होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जैसे साई 1s की अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो पूरी टर्म ये कांस्टेंट है जो उसके लिए कंसीडर की गई होगी, मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस z r नोट अपॉन a नोट। यहाँ पे r नोट है, r नोट और a नोट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो z एटॉमिक नंबर है, r नोट वो रेडियल डिस्टेंस है जिसपे हम चेक कर रहे हैं, जिसपे नोड मिलेगी हमें, और a नोट फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस है। a नोट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अब इसने कहा कि r नोट और a नोट के बीच में क्या रिलेशन होगा, इट हैज नॉट द r इज इक्वल टू r नोट, यानी कि यहाँ पे r गिवन था, उसको r नोट के इक्वल अगर रख दें हम, r इज इक्वल टू r नोट, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन r नोट एंड a नोट। तो r नोट और a नोट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करने से इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसके स्क्वायर को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। नोड निकालनी है हमें, तो साई स्क्वायर किसी भी नोड के लिए जो साई स्क्वायर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो जाएगी, वही करना है हमें। तो मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर कर दिया, साई 2s स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ गया 1/4√2 पाई, इसका स्क्वायर होगा इस टर्म का 1/a नोट क्यूब हो गई, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर कर दिया इसका भी मैंने, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस r की जगह मैंने r नोट पुट कर लिया क्योंकि r और r नोट इक्वल है, डिवाइड बाय a नोट पावर 2 हो गया, और माइनस में e पावर माइनस 2r अपॉन a नोट आ गया, और इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया स्क्वायर करने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि सभी टर्म्स इक्वल टू 0 है, मींस इसमें से कोई भी एक टर्म 0 है, ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए 0। तो हम देखेंगे कि 1/4√2 पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पाई की भी एक वैल्यू है, उसको हम पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी 0 नहीं हो सकती। 1/a नोट की भी कोई वैल्यू होगी, इसकी भी पावर क्यूब करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि r और a नोट, r नोट पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, r नोट और a नोट के बीच में एक रिलेशन निकालना है, वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि इनकी भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू है ये 0 हो सकती है, 2 माइनस आ रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे
इसका स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे 2 माइनस आर नोट अपॉन ए नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देन वी कैन से that 2 minus r naught upon a naught which is equal to 0, and we can also say that यहाँ पे पुट कर दिया then क्या आ जाएगा आपके पास 2 of a naught minus r naught divided by a naught which is equal to 0। a naught एलसीएम ले लिया then यहाँ से आ जाएगा r naught is equal to 2a naught, यानी कि इस डिस्टेंस पे 2a naught डिस्टेंस पे नोड मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर बने रहें। समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो IIT लेवल के हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना मैंने डीप में यहाँ पे आपको दे दिया है। थैंक यू।